नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम आपके एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 जिसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एसोसिएटेड क्राइटेरिया फर्स्ट, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल। और इसमें जो पहला मॉडल है मनोगतिकी मॉडल या इसको विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में कंप्लीट रूप से हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का। ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित सिद्धांत है, इससे आप लोग पहले से ही अवगत होंगे, लेकिन इनके सभी कॉन्सेप्ट को बारीक रूप से हम आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का और समझते हैं कि मनोगतिकी या मॉडल या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं, आपके सिलेबस में है मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल। इसमें कई मॉडल है, ठीक है, इसमें जिसमें पहला मॉडल है मनोगतिकी मॉडल या मनोविश्लेषणात्मक मॉडल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, असमान व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल का भी प्रतिपादन किया गया है। असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार क्या होता है मैंने इसको आपको बता दिया है पिछले के क्लासों में। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि असमान व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जो समान व्यवहार से परे हो, ठीक है, समान व्यवहार से हट के हो, उसको हम असामान्य व्यवहार बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की व्याख्या करने के लिए मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल का भी प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। इस मॉडल में क्या होता है, असमान व्यवहार की व्याख्या व्यक्ति की जिंदगी, उसकी लाइफ की आरंभिक अनुभूतियाँ तथा जिंदगी के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रभाव के रूप में की गई। तो ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल है, इसमें क्या होता है, असमान व्यवहार की व्याख्या कैसे, व्यक्ति के जिंदगी के जो शुरुआती अनुभव, आरंभिक अनुभूति, शुरुआती अनुभूति जो उसको मिलते हैं तथा जिंदगी के जो सामाजिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, इस तरह से असमान व्यवहार की व्याख्या की गई। यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल असमान व्यवहार की व्याख्या कैसे करता है। यह असमान व्यवहार की व्याख्या करने में जो व्यक्ति असमान व्यवहार करता है उसकी ज़िंदगी की जो शुरुआती उसे अनुभूति मिली है, ठीक है, वो, और उसका सामाजिक जो संबंध है या सामाजिक अनुभूति है वो, और साथ ही साथ मेंटल जो प्रोसेस है उसके बारे में अध्ययन करके तब वो किसी व्यक्ति के असमान व्यवहार की व्याख्या करता है। अब इस मनोसामाजिक सिद्धांत या मॉडल में कई प्रकार के मॉडल या सिद्धांत बताए गए हैं जिनके माध्यम से असमान व्यवहार की व्याख्या होती है। जैसे इसमें जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहला है मनोगतिकी मॉडल या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसी तरह दूसरा है व्यवहारात्मक मॉडल, तीसरा है संज्ञानात्मक मॉडल, चौथा है मानवतावादी मॉडल, ठीक है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस क्लास में जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा, ठीक है। तो ये जो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, इस सिद्धांत या विचारधारा का मूल तत्व जो है वो यह है कि मानसिक रोग दैहिक कारकों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होती है। फ्रायड महोदय का कहना है कि जो व्यक्ति मेंटल डिजीज से पीड़ित होता है, जिसके अंदर मानसिक रोग होता है, तो वो उसका जो मेन कारण है वो दैहिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक नहीं है, बल्कि क्या है, मन, यानी कि जो उसका माइंड है जो उससे क्या है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी या खराबी या विचारों में संघर्षमय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या है व्यक्ति असमानता का शिकार हो जाता है या मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। मानसिक रोग क्या होते हैं, जिस तरह से शारीरिक रोग होते हैं उसी तरह से उसके विपरीत, जिस तरह से शारीरिक रोग का संबंध शरीर से होता है उसी तरह से मानसिक रोग का संबंध मन से होता है। जैसे मानसिक रोग में सिजोफ्रेनिया हो गया, फोबिया हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, ओसीडी हो गया, अल्जाइमर हो गया, ठीक है, हिस्ट्रिया हो गया, ये सब क्या है, मानसिक रोग हैं, ठीक है। आगे फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मॉडल असमानता की व्याख्या और उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस मॉडल को असमान व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एवं उसकी उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फ्रायड ने इस सिद्धांत को क्या है
कुछ प्रमुख भागों में बांटकर, कुछ प्रमुख कॉन्सेप्ट में बांटकर समझाने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहला है मानसिक पहलू यानी कि मेंटल एस्पेक्ट। अब व्यक्ति के जो व्यवहार यानी कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है, सामान्य व्यवहार या असामान्य व्यवहार, इस बात को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके व्यक्तित्व के विकास तथा संगठन का अध्ययन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, चाहे वो सामान्य व्यवहार कर रहा है चाहे असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, उसका विकास कैसा हुआ है, उसका संगठन कैसा है, इस बात का अध्ययन किया जाए। और व्यक्ति के विकास तथा संगठन का अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति के मन का अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो इसी मन का अध्ययन करने के लिए जो फ्रायड महोदय ने इसको दो भागों में बांटा है। पहला जिससे मन का आकारात्मक पहलू का, और दूसरा क्या है, मन का गत्यात्मक पहलू या संरचनात्मक पहलू। पहले हम चर्चा करते हैं कि मन का आकारात्मक पहलू क्या होता है। देखिए, मन का जो आकारात्मक पहलू होता है, ये सचमुच में व्यक्ति की गत्यात्मक शक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्य स्थल है। ठीक है, ये जो मन का आकारात्मक पहलू है, ये क्या है, व्यक्तित्व की गत्यात्मक शक्तियाँ, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऐसी शक्तियाँ जो उसको गति देती हैं कोई ना कोई व्यवहार करने में, ठीक है, उनके बीच क्या है, संघर्ष उत्पन्न होने वाला ये एक स्थल है या स्थान है। अब कोई व्यक्ति को मानसिक रोग कैसे होता है, तो जब दो परस्पर विरोधी विचार इच्छाएं उसके मन में आती है, वो एंजाइटी चिंता में हो जाता है, तो संघर्षमय स्थिति दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। जब उसका समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या है, ये इस तरह से असामान्य व्यवहार हो जाता है। अब इस बात को, मन के आकारात्मक पहलू को समझने के लिए फ्रायड महोदय ने इसको 3 स्तरों में बांटा है या 3 भागों में बांटा है। इनको बिना समझे आप नहीं समझ सकते कि कोई भी व्यक्ति असमान व्यवहार या समान व्यवहार कैसे करता है, मतलब कहाँ उसके गड़बड़ी है जिससे वो असमान व्यवहार कर रहा है। तीनों भाग जो हैं इससे आप जो है अवेयर होंगे। पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अचेतन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। चेतन मन का संबंध, चेतन मन का वह भाग है जिसमें ऐसी संवेदनाएं या अनुभूतियां संचित होती है जिसका संबंध क्या है, वर्तमान से होता है। किस्कर एवं 1985 ने भी यही परिभाषा दी है कि चेतन मन का संबंध तत्कालिक अनुभव से होता है। यानी कहने के तात्पर्य, चेतन मन का सबसे छोटा उपखंड है, मन का सबसे छोटा भाग है, और इसमें ऐसी सूचनाएं या ऐसी भाव या ऐसी इच्छाएं संचित होती है जिसका संबंध क्या है, वर्तमान से होता है। जैसे मैं आपको भी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इससे जो भी अनुभूतियाँ, विचार, इच्छाएं आपके मन में वर्तमान समय में है, उसे क्या है, वो कहाँ संचित है, चेतन मन में। उसे क्या कहा जाएगा, चेतन मन में कहा जाएगा। ठीक है, और चेतन मन क्या है, मन का सबसे छोटा उपखंड है। ठीक, तो ये बात रहा चेतन का। अब अर्धचेतन क्या है, अर्धचेतन मन का दूसरा सबसे प्रमुख भाग है। यह चेतन मन से बड़ा भाग होता है। अर्धचेतन में क्या होता है, अर्धचेतन में वैसी सूचनाएं संचित होती है जो कि हमारे चेतन मन में नहीं होती है, परंतु कुछ प्रयास करने पे क्या है, वह रिकॉल करने पे चेतन मन में आ जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अर्धचेतन बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अचेतन मन। अचेतन मन मतलब, अचेतन से तात्पर्य होता है जो चेतना से परे हो। मतलब इसमें ऐसी सूचनाएं होती हैं जो न तो चेतना में होती है न तो अर्धचेतना में होती हैं। तो ये सूचनाएं कहाँ होती हैं, अचेतन होती है। और इन सूचनाओं का स्वरूप क्या होता है, कामुक होता है, नैतिक होता है, कामुक होता है, अनैतिक इच्छाएं होती है, घृणित इच्छाएं क्या है, आपके अर्धचेतन मन में क्या है, सम्मिलित होती है। और यह मन का सबसे गहरा एवं छिपा हुआ भाग होता है। जिस तरह से आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, उसमें सभी आप क्या है, उपयोग न होने वाली वस्तुओं को आप छिपा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मन में आपके दिमाग में जितने भी कामुक इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जितनी भी घृणित इच्छाएं हैं, ये सभी कहाँ है, ये आपके अचेतन मन में जाके छिपती है। ये बात है कि वो सूचनाएं चेतन मन में जाती हैं तो समाप्त नहीं होती है। ये बात अलग है कि वो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन वो बार बार प्रयास करती हैं चेतन मन में आने के लिए। और ऐसी सूचनाओं का प्रभाव किसी न किसी रूप से व्यक्ति के व्यवहार पर भी
बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात हुआ अचेतन मन का। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे भाग का, इसको मन का गत्यात्मक पहलू या संरचनात्मक पहलू कहते हैं। ये क्या होता है कि इससे तात्पर्य उन सभी साधनों से होता है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। फ्रायड महोदय का कहना है कि मन का गत्यात्मक पहलू से तात्पर्य उन सभी साधनों या प्रतिनिधानों से होता है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है, मूल प्रवृत्तियाँ जो उत्पन्न मानसिक संघर्ष व्यक्ति के अंदर होता है उसका समाधान होता है। अब मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, तो मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य ऐसी जन्मजात प्रवृत्तियों से होती है या जन्मजात स्थितियों से होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित एवं नियंत्रित करता है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को दो प्रकार मूल प्रवृत्ति का बताया है। कौन कौन बताया है? पहला बताया फ्रायड ने क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति। और दूसरा क्या बताया है फ्रायड महोदय ने, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दोनों मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। जीवन मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति क्या है, रचनात्मक कार्यों को करता है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति ध्वंसात्मक कार्यों को करता है। और यह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन इनमें संतुलन बना रहता है। जब इनमें क्या है, किसी व्यक्ति में एक चीज़ ज़्यादा हो जाता है, एक चीज़ कम हो जाता है, तो क्या होता है, इससे व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और उसी संघर्ष का समाधान करने के लिए व्यक्ति ने यहाँ पे 3 तरह की टेक्निक का बताया जिसके आधार पर व्यक्ति समाधान करता है। पहला जिसको ईडम यानी कि ईड कहते हैं, दूसरा अहम जिसको ईगो कहते हैं, तीसरा पराहम जिसको सुपर ईगो कहते हैं। ईड किसे कहते हैं? यह मन का एक जैविक तत्व है जिसमें व्यक्ति के जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है, और ये प्रवृत्तियाँ क्या है, कामुक होती है, अनैतिक होती हैं, और ये क्या है, प्रवृत्तियाँ अपने आप को सुख प्रदान करने वाली होती हैं। छोटा बच्चा जब होता है तो उसके अंदर ये क्या प्रवृत्तियाँ, ईड वाली प्रवृत्तियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यह जो ईड है वो प्लीजर थियरी यानी कि आनंद के सिद्धांत पर वो क्या है, आधारित होता है। यानी कि किसी भी आधार पर जो बच्चा है उसको सुख चाहिए, चाहे वो क्या है, रचनात्मक कार्य करे या ध्वंसात्मक कार्य करे, दोनों आधार पे बच्चे को सुख चाहिए। इसलिए यह जो ईड है वो प्लीजर थियरी पे होता है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, इसमें उचित अनुचित, विवेक अविवेक, ये सब का बात का ज्ञान नहीं होता है, तो इसे हम ईड है। ईड में क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति दोनों प्रकार के प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है तो उसे क्या है, सुख मिलता है, ये जीवन मूल प्रवृत्ति, और खिलौने को तोड़ता है तब भी सुख मिलता है, ये क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब हम बात करते हैं ईगो व्यक्ति के मानसिक संघर्षों को समाधान करने के लिए दूसरा प्रमुख उपाय है। इसमें क्या है, ईगो में व्यक्ति की वो सूचनाएं सम्मिलित होती है या वो सूचनाएं होती हैं जो वास्तविक होती हैं, ठीक है। अब व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी सारी क्रियाएं क्या है, ईगो के माध्यम से निर्धारित एवं संचरित होती हैं। यह एक तरह से ईगो किसी भी बच्चे का एक कार्यकारी शाखा के रूप में काम करता है, कार्यकारी शाखा के रूप में काम करता है। इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति के अंदर क्या सही है क्या गलत है इस बात का फैसला लेने वाला भी होता है, क्योंकि ये वास्तविक चीज़ों को अब जानने लगता है। इसलिए ये जो ईगो है वो रियलिटी थियरी को प्रेजेंट करता है। इसमें वास्तविक चीज़ों से बच्चा धीरे धीरे अवेयर होने लगता है, वो केवल कल्पना की दुनिया में ही नहीं रहता है। यानी कि उसे ये नहीं होता है कि हर हाल में उसे बस क्या है, प्लेजर मिलना चाहिए, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे। अब यहाँ पे ये बच्चा अब ईगो में जानता है कि ये देखता है पहले कि कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है, इसके आधार पर वो फैसला लेता है। दूसरा है पराहम सुपर ईगो। ये क्या है, पराहम क्या है, ये दोनों जो ऊपर स्तर हैं उनसे सबसे ऊंचा या बड़ा भाग पराअहम है। पराअहम क्या होता है, पराअहम से तात्पर्य उन सभी प्रवृत्ति से होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने माता पिता के साथ तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता जाता है। तो वो ये सीख जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, और उसके अंदर क्या है, नैतिकता का गुण भी विद्यमान होने लगता है। इसलिए इसको
नैतिक शाखा बोला जाता है। और यह जो सुपर ईगो है वो आइडियलिस्टिक थियरी के अंतर्गत यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस स्तर में बच्चा क्या है अब हर चीज़ों का समाधान करने के लिए जो सही है, गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, इनके आधार पर फैसला लेता है। तो इस तरह से 3 स्तरों के माध्यम से मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। अब जो इसमें दूसरा बताया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी, यह भी फ्रायड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इससे क्या तात्पर्य इन्होंने बताया फ्रायड ने कि हर व्यक्ति के अंदर क्या है, हर व्यक्ति के अंदर क्या छोटा हो या बड़ा हो एक कामुकता क्षेत्र होता है जिसको इन्होंने लिबिडो कहा है। और इन्होंने कहा इन्होंने इसमें इस अवस्था को 5 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। और 5 अवस्था में हर अवस्था में इन्होंने एक नया कामुकता क्षेत्र बताया है, जिसके आधार पे क्या इनका कहना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि हर अवस्था में उस अवस्था में जो भी व्यक्ति का क्या है कामुकता क्षेत्र है या लिबिडो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाता तो बाद के अवस्थाओं में उसके क्या है व्यवहार पर प्रभावित पड़ता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अवस्था है। देखिए सबसे पहला है मुखावस्था जिसको हम ओरल स्टेज बोलते हैं और इसका ड्यूरेशन क्या है 0 से 1 साल। दूसरा है गुदावस्था जिसको हम एनल स्टेज बोलते हैं, इसका ड्यूरेशन है 2 से 3 साल। तीसरा लिंग प्रधान अवस्था जिसको फेलिक स्टेज बोलते हैं, इसका है 3 से 6 साल। चौथा अवयक्त अवस्था जिसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, इसका 6 से 12 साल। पांचवा है जननेंद्रिय अवस्था जिसको जेनेटल स्टेज बोलते हैं, इसका 13 साल से आजीवन तक। तो मुखावस्था क्या है, यह मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या है जो कामुकता क्षेत्र होता है वो व्यक्ति के मुंह में होता है और यह अवस्था 0 से 1 साल तक की अवस्था होती है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो लैंगिक सुख कैसे प्राप्त करता है, मुंह से चूसना, निगलना, मुंह से दबाना इत्यादि चीज़ कर कर क्या है उसे लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक। दूसरा है गुदावस्था एनल स्टेज 2 से 3 साल तक की अवस्था। तो इसमें बच्चा क्या है जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गुदा एनल के माध्यम से उसे लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है और इसमें बच्चा 2 तरह की प्रक्रियाओं को कर लैंगिक सुख प्राप्त करता है। एक गुदा धारणात्मक क्रिया, दूसरा गुदा बहिष्कारक क्रिया। गुदा धारणात्मक क्रिया में बच्चा क्या करता है कि अपने वो मलमूत्र को क्या है रोक कर रखता है जिससे क्या है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और गुदा बहिष्कारक क्रिया में क्या बच्चा करता है अपने मलमूत्र का विसर्जन कर त्याग कर वो उस लैंगिक सुख प्राप्त करता है। इससे क्या उसका तनाव दूर होता है, उससे आराम मिलता है। तो इस तरह से गुदावस्था में जो मुख्य कामुकता क्षेत्र है वो है गुदा। लिंग प्रधान अवस्था जिसको फेलिक स्टेज बोलते हैं, ये 3 से 6 साल की अवस्था। अब बच्चा क्या है लिंग प्रधान अवस्था में आ गया है जिसका ड्यूरेशन 3 से 6 साल तक की अवस्था है। यह मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा का जो मुख्य कामुकता क्षेत्र होता है उसका लिंग होता है। बच्चा जब 3 से 6 साल तक की अवस्था होता है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कि वो क्या होते हैं अपने लिंग को, ठीक है, वो उसको क्या छूते हैं, मलते हैं, खींचते हैं, जिससे माध्यम से क्या है उनको क्या है लैंगिक सुख का प्राप्ति होता है। अब चौथा जो है अव्यक्त अवस्था जिसको लेटेंसी स्टेज कहते हैं, ये 6 से 12 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या है कोई नया कामुकता क्षेत्र का उदय तो नहीं होता है, लेकिन बच्चा क्या है अब इसमें जो कामुकता क्षेत्र होता है वो सुषुप्त होता है। इसमें जो लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो भी क्या है सुषुप्त हो जाती हैं। इसमें बच्चा क्या है अब क्या नैतिक है क्या अनैतिक है उसको समझने लगता है, इसलिए जो लैंगिक इच्छाएं हैं उनका वो दमन कर देता है और सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार वो क्या है व्यवहार करना सीख जाता है। पांचवा है जननेंद्रिय अवस्था जिसको जेनेटल स्टेज कहते हैं, 13 से 18 साल की अवस्था को जननेंद्रिय अवस्था क्या है मनोलैंगिक विकास की 5वीं अवस्था है और इसका के मुख्य कामुकता क्षेत्र क्या है बच्चों की जो व्यक्ति है उसकी जननेंद्रिय है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं की जननेंद्रिय को वेगिना योनि कहते हैं और पुरुषों की जननेंद्रिय को शिश्न यानी कि पेनिस कहते हैं। अब जैसे ही बच्चा क्या है शैशवावस्था में होता है या प्रारंभिक किशोरावस्था में होता है तो इसमें तमाम तरह के हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जिससे वो क्या होता है शुरुआत में क्या देखा जाता है कि बच्चा अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ ज़्यादा रहना उठना पसंद करता है
और हार्मोनल चेंज के कारण क्या होता है, पुरुषों में मुंह दाढ़ी का उगना और महिलाओं में क्या है, स्तन का बढ़ जाना, मासिक धर्म का शुरू हो जाना इत्यादि प्रक्रियाएं होती है। लेकिन जैसे ही वयस्कावस्था में यहाँ पे प्रवेश करते हैं बालक एवं बालिका, वो क्या है, विपरीत लिंगियों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है और यौन सुख के माध्यम से वो अपनी लैंगिक इच्छाओं को पूरी करते हैं या वो इसकी पूर्ति करते हैं। तो इनमें से आपने पांचों अवस्था देखा, अगर पांचों अवस्था में किसी भी अवस्था में व्यक्ति की लैंगिक इच्छाओं लिबिडो का अगर पूर्ति नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है, वो बाद की अवस्थाओं में आ जाता है। जैसे मुखावस्था में बच्चा के मुख से संबंधित लिबिडो की पूर्ति हो पाएगा, तो गुदावस्था में बच्चा क्या है, अंगूठा चूसेगा और मुँह से दाबने वाली क्रियाएँ करेगा, ठीक है, और आगे चलकर वो व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में समझा कि फ्रायड द्वारा जो प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किस तरह से असमान व्यवहारों की व्याख्या करता है। इन्होंने असमान व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए पहले समझा कि क्या कौन कौन से मन के ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने असमान व्यवहारों की व्याख्या की है और इनका सिद्धांत ये काफ़ी प्रचलित एवं मशहूर भी हुआ है। और इस टॉपिक का आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।